तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले कुछ और चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। दो बच्चियां जिनकी उम्र 6 साल से भी कम, दोनों स्कूल जाया करती थी। महाराष्ट्र में एक जगह है बदलापुर। एक रोज़ बच्ची स्कूल से आई और अपने दादा के पास जाकर वो रोने लगी और कहने लगी, मुझे दर्द कर रहा है मेरे जिस्म में। फिर दादा ने कहा कि बेटा ये स्कूल जाना है। उन्हें लगा कि शायद ये स्कूल जाने से बच्चे कई बार बहाना करते हैं। वो स्कूल जाने के नाम पे घबरा गई, बोले स्कूल नहीं जाऊंगी। तब तक उसकी एक सहेली थी। दादा को कुछ समझ आया, उन्होंने उस सहेली को फ़ोन किया उसके घर वालों को कि वो स्कूल जा रही है। उन्होंने कहा पता नहीं इसको क्या हो गया, ये कह रही मैं भी स्कूल नहीं जाऊँगी। और बड़ी अजीब लगी, कैसी क्या बात हो गई। इसके बाद उस सहेली के घर वालों ने भी कहा कि ये बता रही है कि उसको कुछ दर्द है, और वो भी प्राइवेट पार्ट्स में। घर वाले परेशान, फ़ौरन लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं दोनों को। जब डॉक्टर चेक करता है तो बताता है कि इनके साथ यौन शोषण हुआ है। सोचिए ज़रा, 4 से 6 साल की बच्चियाँ हैं। अब ये सुनते ही घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो फ़ौरन भागते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, बताते हैं। पुलिस वाले कहते हैं ऐसे कैसे, हम कैसे कर लें, पहले रुकिए, हम स्कूल जाएंगे, जांच करेंगे, तफ्तीश करेंगे। उन्होंने घुमा दिया, FIR लिख नहीं रहे। बाद में कुछ NGOs आए, फिर ये तमाम लोग फिर गए। उसके बाद पुलिस पे दबाव डाला। तब पुलिस को लगा मामला कहीं तूल न पकड़ जाए, क्योंकि कोलकाता का केस सबके सामने है। इसके बाद आनंद फानंद में जांच हुई और उसे स्कूल के एक सफाई कर्मचारी को पकड़ा गया। और कहानी ये आई कि वो सफाई कर्मचारी स्कूल के वॉशरूम में इन बच्चियों को ले जाने के लिए रखा गया था। उम्र 21-22 साल है, और वही इन बच्चों के साथ उस वॉशरूम में गंदी हरकत करता था। उसे पकड़ लिया गया। जिस ठेकेदार ने उसको अपॉइंट किया था उसको पकड़ा गया। स्कूल के जो और जिम्मेदार लोग थे उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन अब बदलापुर में धरना प्रदर्शन, अभी जब खबर आपको सुना रहा हूँ, स्टेशन के बाहर भी धरना प्रदर्शन जारी है। तो कोलकाता, यहाँ बदलापुर, पर यहीं तक नहीं है। एक नाबालिग बच्ची दिल्ली से बैठती है और उसे जाना था पंजाब। ड्राइवर से पूछती है, कहता है कि एक काम करो, तुम यहाँ से देहरादून तक चलो, फिर देहरादून से तुमको दूसरी बस मिल जाएगी। उसके बाद वो देहरादून ले जाता है। रात को देहरादून के ISBT यानी कि उनके जो इंटरनल स्टेट या इंटर स्टेट बस डिपो है, तमाम मुसाफिर उतर जाते हैं। रात का सन्नाटा है। बस के ड्राइवर क्लीनर की नज़र और नीयत ख़राब होती है। वो उसी बस में उस बच्ची के साथ गैंगरेप करते हैं। फिर 1-2 लोग और आ जाते हैं। फिर उस बस की, चूँकि सरकारी बस थी, पैसे जमा करने थे, वो जाकर जब पैसे जमा करने जाता है कंडक्टर, तो कैशियर को बताता है कि ऐसे ऐसे एक बच्ची है बस में। कैशियर भी अपना काउंटर छोड़कर वहाँ जाता है और वो भी इस गैंगरेप में शामिल होता है। 5 लोग उस नाबालिग के साथ गैंगरेप करते हैं, और फिर बाद में ये मामला खुलता है। 5 को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगरा में एक नर्स को एक डॉक्टर उठाता है और उस नर्स के साथ ज़बरदस्ती करता है। बाद में जब वो विरोध करती है तो फिर वो उसे सड़क पर फेंक देता है। वो घायल हालत में अस्पताल पहुंचती है और रिपोर्ट लिखाती है। फिर उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाता है। तो मुरादाबाद में एक डॉक्टर एक नर्स को बंधक बनाकर उसके साथ रेप की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें वो तब हैं जब पूरा देश सुलग रहा है और गुस्से में है उस कोलकाता के जूनियर डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई। लेकिन देखिए आप, दूसरा चेहरा, जगह अलग, खौफ किसी के दिल में नहीं है। ये तो 3-4 इंसिडेंट आपको बताया जो आ गए सामने। ना मालूम इतने कैसे इंसिडेंट होंगे जो आए नहीं। इसी के साथ अब कहानी पर आऊँ उससे पहले एक और, मैंने बहुत डिटेल में अजमेर 6 स्कैंडल की कहानी आपको सुनाई थी। उसमें भी कैसे स्कूल और कॉलेज की बच्चियां थीं जिन्हें ब्लैकमेल किया गया और सैकड़ों बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ। कई ने खुदकुशी कर ली। इतना वक्त बीता और अब 32 साल के बाद अदालत का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने 6 लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद की सज़ा सुनाई है 32 साल के बाद। ये भी एक कानून इंसाफ का हमारा चेहरा है। तो ये तो रही बाकी चीज़ें। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर।
मैंने कहानी आपको डिटेल में सुनाई थी कि 8 और 9 अगस्त को जब ये वाक़या हुआ तो 8 और 9 अगस्त को, बल्कि 8 अगस्त तक संजय रॉय कहाँ था। और याद कीजिए कि संजय रॉय सीबीआई के पास गया, उससे पहले 5 दिन तक कोलकाता पुलिस के पास था। तो इन 5 दिनों में कोलकाता पुलिस तो बैठी नहीं थी हाथ पे हाथ धरकर। इन 5 दिनों में उसने पूछताछ की थी और उस पूछताछ के दौरान उसने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। अब वो चीज़ें जो उसने बयान दिया था वो थोड़ा सामने आया। और इसके साथ ही वो जो बीच में मिसिंग टाइम थी, मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि ये 5 तारीख को कोलकाता से दूर गया था खड़गपुर के पास, वो एक पुलिस वेलफेयर का फंक्शन था, 3 दिन वहीं रहा था और 8 अगस्त की सुबह वापस कोलकाता लौटा था। अब 8 अगस्त की लौटने के बाद उस दिन मैंने आपको बताया था कि रात 11 बजे और फिर 3 बजे आरजे कार हॉस्पिटल गया था। लेकिन अब इसने पूरे दिन का जो है, इसके दिन का रूटीन क्या था वो भी पुलिस को बताया। ये कुल 4 बार उस दिन आरजे कार हॉस्पिटल गया था और तब तक सब कुछ नॉर्मल था। 2 बार दिन में गया, 2 बार रात में। लेकिन जब शाम हुई और जब रात ढलने लगी तो फिर इसने शराब पी, और इसने शराब पी अपने एक और साथी के साथ। वो भी एक पेशेंट था जिसका मैंने आपको बताया था, उसके साथ तीमारदार के तौर पर। लेकिन ये तीमारदार भी एक सिविक वॉलंटियर था कोलकाता पुलिस के लिए, और ये जो कोलकाता पुलिस की एक 4th बटालियन है उसके लिए काम कर रहा था। जैसे अपना ये रॉय जो है ये आरजे कार हॉस्पिटल की चौकी पे ड्यूटी कर रहा था, तो वो 4th बटालियन के लिए कर रहा था संजय रॉय। तो ये दोनों शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद रात होती है और रात होने के बाद अब ये दोनों कहते हैं कि चलो, इन दोनों की हवस जागती है और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। और उसके बाद पहले ये जाते हैं, वहाँ का एक रेड लाइट एरिया है सोनागाछी। ये सोनागाछी रेड लाइट एरिया में जाते हैं। संजय राय उस रेड लाइट एरिया के बाहर खड़ा रहता है और जो उसका दूसरा दोस्त था 4th बटालियन में काम करने वाला, वो अंदर जाता है रेड लाइट एरिया के, और थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से निकलता है। इसके बाद ये लोग फिर अपना शराब वराब पीते हैं और उसके बाद वहाँ से चल पड़ते हैं। कुछ वक्त के बाद अब ये दोनों फिर एक और जगह पर, एक चेतला इलाका है, वहाँ पे एक रेड लाइट एरिया है, ये वहाँ जाते हैं। इस बार भी संजय राय उस रेड लाइट एरिया के अंदर नहीं जाता, बाहर रहता, और उसका दोस्त अंदर जाता है। थोड़ी देर के बाद ये आते हैं। अब ये जब चलने लगे तो अचानक एक महिला गुजर रही थी। उस महिला को देखकर भद्दे कमेंट्स मारे संजय राय ने और उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। महिला ने उसको फटकार लगाई क्योंकि उसे लगा कि शायद ये महिला भी इसी रेड लाइट एरिया की रहने वाली है। तो इसके बाद ये सब कुछ हुआ। अब वो रात को फिर हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ ये लोग फिर शराब पीते हैं हॉस्पिटल के पीछे। शराब पीने के बाद अब उसका जो दोस्त था 4th बटालियन वाला, वो एक जो उबर बाइक है उसके थ्रू अपने घर चला जाता है। वो भी एक बैरक में रहता था, बट संजय रॉय नहीं जाता और संजय राय उसी हॉस्पिटल में रुक जाता है। हॉस्पिटल में रुकने के बाद ये करीब, तब हॉस्पिटल से आना जाना इसका लगा हुआ था, लास्ट फिर 3:50 पे हॉस्पिटल में आता, 3:50 पर सुबह, जब इसने एग्जैक्ट टाइम बताया। हॉस्पिटल आने के बाद अब ये करीब 4:03 हो रहा था जब ये इधर उधर हॉस्पिटल के राउंड मारता है। चूँकि आता रहता था तो किसी ने, कोई सिक्योरिटी गार्ड कोई पूछता नहीं है। 4:03 पर ये 3rd फ्लोर पर पहुँचा, 3री मंजिल पर। 3री मंजिल पर जब पहुँचा तो वहाँ सीधे सेमिनार हॉल में गया। ये पहले भी जा चुका था। सेमिनार हॉल में गया, काफ़ी पी रखी थी, नशा भी ज़्यादा था। उसके बाद ये जाकर किसी कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है, तभी अचानक इसकी नज़र पड़ती है एक जगह, एक जूनियर डॉक्टर सो रही थी और गहरी नींद में थी। उसे वो देखता है और फिर उसकी नीयत डोलती है और फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। और इस ज़बरदस्ती के दौरान ये पता नहीं, ज़ख्म तो हैं पहले के, लेकिन उसने रेप जिंदा रहते किया या मुर्दा रहते किया, ये खुद संजय राय को याद नहीं है। ये सब करने के बाद अब वो, जब उसे लगा कि अब उसका नशा उतरा, तो उसी फ्लोर पे सेमिनार हॉल के एक गद्दा था। उस गद्दे के ऊपर उस जूनियर डॉक्टर को वो लिटा देता है। उसके पास में एक वायरिंग
तार वार पड़ा हुआ बिजली का, और उसका एक हाथ जो शायद टूट चुका था, उस हाथ को वो उसके चेहरे पर ले जाकर ऐसे मोड़ कर रख देता है। ऐसे जैसे अमूमन लोग जब सो रहे होते हैं नींद में, तो कई बार लोग अपनी आँखों को ऊपर हाथ रख कर सोते हैं ताकि कोई रोशनी न पड़े आँखों में और डिस्टर्ब ना हो। तो वो उसी तरीके से हाथ रखता है और फिर ऐसा लगे कि किसी दूर से देखने वाले को कि ये सो रही है। और वहाँ पे लाइट कम थी सेमिनार हॉल के उस कॉर्नर पे, और वो वहाँ से फिर सीधे निकलता है और अपने बैरक में चला जाता है। इधर 6 बजे के आसपास एक जूनियर डॉक्टर या एक स्टाफ उसी सेमिनार हॉल में आता है, और वो इधर चूँकि सब आराम करने के लिए वहीं आते थे। उसका अचानक वो देखता है वहाँ पे जहाँ पे वो जूनियर डॉक्टर लेटी हुई थी, उसके बराबर में एक स्टूल था, मेज बेंच टाइप। उस बेंच की आड़ से उसको नज़र आता है कि कोई लेटा हुआ है। तो वो देखता है एक हाथ माथे पर है। उसे लगा ये सोने की मुद्रा है, नींद में कई लोग ऐसे सोते हैं, तो उसे लगा कोई सो रहा है, और वो निकल जाता है। उसे ये पता ही नहीं चलता है कि वहाँ पे लाश पड़ी है। फिर जब दूसरा आता है और तब देखता है ध्यान से, तब उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो ब्लड है, बिजली का तार है, कहीं करंट न लग जाए, ये कैसे कौन सो रहा है। और तब जब ध्यान से करीब गया तो पता चला लाश है। तब 6 बजे के आसपास इस लाश की पहली बार जानकारी मिलती है। अब संजय राय कोलकाता पुलिस के कब्जे में रहा, उसके बाद अब सीबीआई के कब्जे में है। सीबीआई अब उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन इस बीच कल मैंने आपको पूरी टाइमलाइन सुनाई थी, कैसे कितने बजे प्रिंसिपल को फ़ोन गया, प्रिंसिपल कितने बजे आया, उसके बाद क्या क्या हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुमोटो लिया, मतलब अपने आप संज्ञान लिया और इस पर सुनवाई की, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की ये पूरी कार्रवाई लाइव दिखाई गई हर न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। और इस लाइव के दौरान जो कोलकाता सरकार की तरफ से वकील हैं वो कपिल सिब्बल थे, जाने माने पुराने एमपी लॉयर, तो वो बहस कर रहे थे, और दूसरी तरफ से तुषार मेहता थे। तो अब बहस हुई, बहुत सारे लोगों ने लाइव देखा होगा। बट इस पूरे लाइव के दौरान बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और फैक्ट सामने आए जो अब तक सामने नहीं आए थे। सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सिंह जो बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ सवाल किए पूरी चीज़ें बताने के बाद। उसमें पहला सवाल ये था, बहुत सारे सवालों में, लेकिन जो हमारे काम की है और आपके काम की है, ये बताइए कि पोस्टमार्टम कब हुआ था जूनियर डॉक्टर का। तो रिकॉर्ड में सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया कि ये पोस्टमार्टम 1:45 से 4 PM के दरमियान हुआ, मतलब 2 बजे से अब 4 बजे के दरमियान मान लीजिए कि 2 बजे से 4 बजे के दरमियान ये पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद कहा कि अच्छा ठीक है, पर यह भी है कि शायद 6 बजे तक बाकी चीज़ें हुई, लेकिन उन्होंने जो कहा कि 2 से 4 के दरमियान, 2:45 से 4 के दरमियान, जबकि तुषार मेहता साहब ने कहा कि नहीं 6 बजे हुआ था। लेकिन खैर इसमें बहस नहीं करेंगे हम, 2:45 से 4 या 2:45 से अब 6 के दरमियान मान लीजिए। अब जज साहब ने पूछा कि ठीक है चलिए 4 बजे तक बॉडी पोस्टमार्टम हो गया, बॉडी हैंडओवर कब किया गया फैमिली को, ये सब रिकॉर्ड पर है सुप्रीम कोर्ट में। तो कपिल सिब्बल साहब ने बताया, जो कोलकाता सरकार और उनके पुलिस के आप मान लीजिए को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि फैमिली को बॉडी रात 8:30 बजे हैंडओवर किया गया। मतलब जूनियर डॉक्टर के माँ बाप को जूनियर डॉक्टर की लाश रात 8:30 बजे सौंपी गई, सेम डे 9 अगस्त को, जिस दिन मॉर्निंग में 6 बजे लाश मिली थी। मतलब लाश मिलने के करीब 14.5 घंटे के बाद बॉडी सौंप दी गई। सुबह 6 बजे मिली, उसके बाद पोस्टमार्टम दोपहर 1:45 बजे से शुरू हुआ, वीडियोग्राफी हुई, सारी चीज़ें हुई, और फिर 8:30 बजे लाश सौंप दी गई। लाश सौंपे जाने के बाद अब जज साहब ने सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, वो ये बताइए FIR कब दर्ज हुई थी। तो कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि FIR उसी दिन, बल्कि रात 11:45 पर FIR दर्ज हुई, 11:15 बजे रात को। यानी जब पहली बार लाश देखी गई सुबह 6 बजे, 6 से 6 हो गए आपके 12 घंटे, और 12 और मान लीजिए तो 12 और 6 18, 18 घंटे के बाद FIR दर्ज हुई। इसको भी हटा दीजिए।
कभी पता नहीं आप में से किसी ने सुना है कि नहीं सुना, मतलब मेरे लिए अपने ही में आप में ही ये शायद पहला केस है, इतने लंबे वक्त से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। कि कोई मर्डर होता है, कोई कत्ल होता है, कोई रेप होता है, उसके बाद पोस्टमार्टम पहले होता है, एफआईआर बाद में दर्ज होती है। दूसरी कोई मिसाल अभी तक तो मेरे सामने है नहीं। मतलब यहाँ लाश मिले हुए और पोस्टमार्टम हुए हुए भी, पोस्टमार्टम भी अगर हो गया मान लीजिए कि 6 बजे के आसपास, 8:30 बजे घर वालों को लाश सौंप दी गई, 8:30 बजे घर वाले डेड बॉडी लेकर चले गए, और उसके बाद रात 11:15 बजे जूनियर डॉक्टर के फादर और उस हॉस्पिटल के एक वाइस प्रिंसिपल, इनकी मौजूदगी में पुलिस एक एफआईआर लिखती है। रात 11:15 बजे पोस्टमार्टम होने के लगभग 6 घंटे के बाद। दूसरी कोई मिसाल नहीं है। कायदे से कानून यही है कि एक घटना होती है और उस घटना की फ़ौरन इतला दी जाती है और पुलिस मामला दर्ज करती है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि लाश हॉस्पिटल में मिली, कत्ल हॉस्पिटल में ही हुआ होगा, माँ बाप तो मौके पर थे नहीं, माँ बाप अपने घर पे थे, तो उस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी थी कि पुलिस को इन्फॉर्म करे और पुलिस को एफआईआर लिखाए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वही देंगे क्योंकि उनके कैंपस में हुआ और उन्होंने सबसे पहले देखा। लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं। एफआईआर पहली बार दर्ज होती है जब पोस्टमार्टम हो चुका होता है, रात 11:15 बजे। अब ये शक और सवाल पैदा करेगा कि नहीं, ये बेवकूफ़ी भरी हरकतें कौन कर सकता है कि पोस्टमार्टम हो गया और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो रही। दलील ये दी जा रही है सफाई के नहीं, हमने सुबह एक अननेचुरल डेथ का मामला तो दर्ज कर लिया था, अस्वाभाविक मौत का। अरे जब आपको पता है सब कुछ हो गया, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम हो गया, जब पोस्टमार्टम होती है तो जो शुरुआती रिपोर्ट होती है वो बेशक बाद में कई घंटे आए, लेकिन जब जो डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहा होता है वो उसी वक्त बता देता है कि ये मामला क्या है। तो वही हॉस्पिटल था, उसी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हो रहा है, वहीं डॉक्टर कर रहे हैं, इधर पोस्टमार्टम, उधर वो इन्फॉर्मेशन देता है कि भैया गला घोट कर मारा गया। तो भी 6 बजे के आसपास पोस्टमार्टम निपट चुका है, 6:30 बजे भी एफआईआर हो सकती थी, लेकिन एफआईआर होती है रात 11:15 बजे दर्ज। अब आप बताइए कि कोलकाता पुलिस से लोगों की नाराज़गी गलत तो है नहीं, तो ये अपने आप में एक अजीब चीज़ है। शायद मुझे नहीं मालूम है, जैसा मैंने फिर कहा कि दुनिया में कोई इसके अलावा ऐसा कोई मामला कम से कम अपने करियर में मैंने नहीं देखा कि पोस्टमार्टम होने के बाद एफआईआर दर्ज होती है। अब ये तो रही पूरी कहानी। 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट अब तक उन्होंने क्या किया, क्योंकि 13 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया था। आज है 20 अगस्त, 7 दिन पूरे हो गए हैं, परसों 9 दिन पूरे हो जाएंगे। तो परसों सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देना है कि इस केस में अब तक की जांच कहाँ पहुँची और क्या हुआ, इस मामले में है क्या। अब अगर आप लोग मुझसे पूछें, कई लोगों ने मेल किया है और मुझसे पूछा है कि आपकी नज़र में ये केस क्या है। एक क्राइम रिपोर्टर को जब तक फैसला नहीं आ जाता कहना नहीं चाहिए अपनी राय, लेकिन हाँ, मैं आखिरी राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है कि क्या होगा इस केस में, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन वो मैं, चूँकि इतने लोगों ने पूछा तो मैं वो शेयर करता हूँ। मुझे लगता है ये केस सुशांत सिंह राजपूत पार्ट 2 हो गया। पार्ट 1 का तमाशा तो आप सब ने देखा, कैसे वो ड्रग से लेके, नेपोटिज्म से लेके, बॉलीवुड के स्टार, उनके बच्चे, क्या 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 नहीं हुआ। और असली मुद्दा ऐसा गुम हुआ क्या 4 साल तक हमें तो पता ही नहीं है कि हुआ क्या था सुशांत सिंह राजपूत में। अब पार्ट 2 इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ भी वही शुरू हो गया, एक रेप और मर्डर, और उसको लेकर अब तमाम थ्योरी, ऑर्गन तस्करी से लेके सेक्स रैकेट, पोर्नोग्राफी, ड्रग रैकेट और पता नहीं क्या क्या। तो ये असली केस कहाँ है? आज की जो आपको कहानी पूरी सुनाई मैंने संजय रॉय की और उसकी पूरी दिनचर्या की, उसने क्या क्या किया, इसके अलावा कोलकाता पुलिस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन और अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट इसी संजय रॉय का कराने का फैसला किया। 7 दिन हो गए हैं सीबीआई को इस केस को लिए हुए। सीबीआई ने अब तक कोई और दूसरी गिरफ्तारी नहीं की है। प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ हो रही है। अब कई लोग कह रहे हैं इतनी लंबी लंबी पूछताछ हो रही है, 5 दिन हो गए हैं, तो क्या प्रिंसिपल कहीं से शामिल है?
मेरी राय, चूँकि आप पूछा गया तो मैं बताता हूँ। मुझे लगता है कि प्रिंसिपल को या तो छोड़ दिया जाएगा, और अगर पकड़ा गया, सीबीआई ने अरेस्ट भी किया, तो वो होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मामला बनाकर प्रिंसिपल को अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट क्राइम में इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लगता कि प्रिंसिपल को अरेस्ट किया जाएगा। बाकी एक और SIT बनाई है जो वेस्ट बंगाल सरकार ने, जो करप्शन है उसमें हो सकता है अरेस्ट हो। लेकिन अगर आप हार्डकोर क्राइम की बात करें तो सबूतों के साथ छेड़छाड़, सबूत मिटाना सेमिनार हॉल में और बाकी चीज़ें, FIR में देरी, इन सब को लेकर मुमकिन है कि CBI प्रिंसिपल को अरेस्ट करे, लेकिन मर्डर और रेप के चार्ज में अरेस्ट नहीं करेगी। नंबर 2, क्या इस केस में और भी कोई शामिल है? तो आप कोलकाता पुलिस को हटा दीजिए। CBI के सिर्फ 7 दिन के पैटर्न को देखकर मैं जो अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ, शायद मैं गलत ना हूँ, तो ये केस उसी लाइन पे जा रही है जिस लाइन पे कोलकाता पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की थी, यानी जूनियर डॉक्टर का गुनहगार एक, और वो संजय रॉय। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि इस केस में CBI और कुछ नया करेगी, क्योंकि अब तक कई चीज़ें होती हैं, जब आप बारीकी से नज़र रखते हैं तो वो पैटर्न, जैसे कई लोगों ने कहा कि ये जिस रात अपने उस साथी सिविक वॉलंटियर के साथ घूम रहा था वो भी तो शामिल हो सकता है, लेकिन वो रात को फिर अपने वापस बैरक चला गया था और उसके सबूत हैं कि वो बैरक में था, और अगर ज़रा सा भी डाउट होता तो अब तक अरेस्ट हो चुका होता। 7 दिन तक आज़ाद नहीं होता, यह बहुत बेसिक चीज़ है। तो कुल मिलाकर इस वक्त 0 इन एक ही आदमी कस्टडी में है पहले ही दिन से, बल्कि 9 अगस्त से ही, और वो है संजय राय। आज 20 अगस्त है, संजय राय ही एकलौता अभी तक कस्टडी में, चाहे कोलकाता पुलिस को या CBI के। पॉलीग्राफ भी उसी का होना है, और बाकी इसमें अब तक कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है। और मुझे लगता है कि जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोलकाता पुलिस की थी, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझसे एग्री ना करें, लेकिन मुझे लगता है ये केस वहीं पर जाकर ख़त्म होगा। हो सकता है, क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ है वो यही दिखा रहा और यही बता रहा है। बाकी मैं दावा करूंगा नहीं, सिर्फ इसलिए ये बताना भी नहीं चाहिए कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, मैं आपकी पर्सनल राय जानना चाहता हूँ। तो ये मेरी राय है, और ज़रूरी नहीं है कि मैं सच हूँ या मैं सही हूँ, लेकिन हर एक को राय रखने का अधिकार है, तो इसलिए मैंने रख दिया, और आप लोगों ने मांगा तो मैंने दे दिया। तो मेरी नज़र में दोबारा रिपीट करता हूँ ये कि प्रिंसिपल डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के मामले में हो सकता है CBI अरेस्ट कर ले, और इस केस में एक्यूज जो है वो एक ही रहेगा, संजय रॉय, और कोई नहीं। तो